हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये क्लास वैल्यूएशन ऑफ शेयर नाम का चल रहा था हमारा चैप्टर। ठीक है, और आज हम हमारे पार्ट नंबर 5 में तो नहीं है, एक्चुअली पिछले क्लास में जो आपको क्लास आधी ही मिली थी उसका ये पार्ट बी है। ठीक है, आज की क्लास जो है वो पिछले क्लास का ही कंटिन्यूशन है। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा या जो पढ़ना बाकी था वो सब आज हम ये क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पिछले क्लास में बताने वाला था, वो इस क्लास में एंड में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप सब लोग पिछले क्लास से कनेक्टिंग ही ये क्लास है। इसके बाद एक और क्लास आपको आएगी। वैसे तो ये जो क्लास है ये पार्ट नंबर 5 वाला ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 4 जो हमारा आया था वो बीच में ही कट हो गया था, क्योंकि पावर कट की वजह से वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो ये क्लास कंटिन्यूशन में है, इसे हम नाम देंगे पार्ट 4B। ठीक है, पार्ट 5 अभी नेक्स्ट क्लास और एक आएगी यूट्यूब पर। उसके बाद आपकी क्लासेस जो कंटिन्यू होगी वो होगी एप्लीकेशन पर, कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर बाकी सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ठीक है, सो पिछले क्लास में हमने क्या क्या बातें कर ली थी एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, और जो आज मुझे बताने हैं सारी चीज़ें वो मैं आज कंप्लीट करूंगा। तो ध्यान दे, पिछले क्लास में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसमें हमने रीजंस देख लिए थे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर कंपनी को क्यों करना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कितनी होती है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वन इज नेट एसेट मेथड एंड अनदर इज यील्ड मेथड, जिसमें हम लोग नेट एसेट मेथड की चर्चा कर रहे थे। नेट एसेट मेथड में हमने देखा था कि इस मेथड को इंट्रिंसिक मेथड भी कहते हैं, लिक्विडेशन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ब्रेकअप मेथड भी इसे कहा जाता है, और एसेट बैकिंग वैल्यू मेथड भी इसे कहेंगे। उसके बाद इस मेथड में हमने देखा था आपको अज्यूम करना है कि आपकी जो कंपनी है वो क्या हो गई है, लिक्विडेट हो गई है। उसके बाद इसमें जो वैल्यू आएगा डिपेंड करेगा अवेलेबल अमाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा नंबर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। और इसीलिए फॉर्मूला भी बनता है, वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला बना हुआ था। क्या बना हुआ था? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। उसके बाद पहला जो फॉर्मूला था उसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पर सारे शेयर्स की जो पेडअप वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन इफ व्हाट इफ अगर सारे शेयर्स जो है वो पेडअप जो नंबर ऑफ मल्टीपल शेयर्स आएंगे जिनकी पेडअप वैल्यू अलग अलग होगी, तो उस केस में क्या करेंगे। यानी कि हम शॉर्ट में ये कह रहे थे, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर कोई शेयर मान लो पार्टली पेडअप है, अगर कोई शेयर पार्टली पेडअप है तो सबसे पहले उसे हम करेंगे कन्वर्ट इन व्हाट, फुल्ली पेडअप में, उसे हम फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करेंगे। और जितनी भी फुल्ली पेडअप में शेयर्स को कन्वर्ट करने के बाद हम निकालेंगे एसेट्स का वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे आज इस क्लास में मैं सारा बताने वाला हूँ। नेट एसेट का हम निकालेंगे वैल्यू, और जो भी नेट एसेट का वैल्यू आएगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट्स द कैपिटल पेडअप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स। यानी कि जो पहले क्लास के शेयर्स है उनको कितना पेडअप कैपिटल जाएगा उसके हिसाब से ये एसेट बटेगी, और दूसरे क्लास के इक्विटी वालों को कितना पेडअप कैपिटल रहेगा उनके हिसाब से इनको दिया जाएगा एसेट्स का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, और अगर ऐसा केस आता है तो हमने फॉर्मूला सीखा था कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर। यानी कि ये फॉर्मूला दो बार लगेगा, एक बार एक ईच क्लास बोला है ना, एक बार एक क्लास का वैल्यूएशन निकलेगा और दूसरे बार दूसरे क्लास का वैल्यूएशन निकलेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। यहाँ तक हमने बातें कर ली थी, और मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद हमने गायब हो गए थे, यानी कि पावर कट हो गया था, वीडियो बंद हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे बात करते। यहां तक तो बात हो गई। अब हम बात करने वाले थे कि जो ये दिख रहा है अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी इसी के बेसिस पे करना है। तो ये अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा, ठीक है, ये हमको अभी पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर को कैसे निकाला जाएगा। या फिर हम ऐसे लिखिए, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। हालांकि ये बातें मैंने आपको पहले समझा चुका हूं,
कि अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकलेंगे। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए आप सबको पता है कि हमको नेट एसेट्स चाहिए, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, और कोई प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको भी माइनस करेंगे, और कोई अगर लाइबिलिटीज है और कोई प्रेफरेंस शेयर्स है और अगर कोई रिजर्व है तो उन हम सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बराबर है क्या जी सर। तो आइए बात करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए आपको मैं एक फॉर्मेट लिख के देता हूँ, उसी फॉर्मेट के जरिए हम निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, नेट वैल्यू ऑफ मतलब अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, वेट अ मिनट। जी हाँ, इसके लिए हमको एक स्टेटमेंट बनाना है, तो आप सब लोग मेरे साथ साथ स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आएगी एसेट्स। याद रहे एसेट्स जो भी आएगी वो आपकी मार्केट वैल्यू पर ही लेना है आपको। एसेट्स जो है वो कौन से वैल्यू पर लेना है, मार्केट वैल्यू पर। ठीक है जी, एसेट्स लेनी है सारी मार्केट वैल्यू पर। अगर कोई बुक वैल्यू पर एसेट्स रहती है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है सर। तो इसमें कौन सी एसेट्स आ सकती है, तो गुडविल आ सकता है। ये बस महज एग्जांपल्स है, आपको समझने के लिए फॉर्मेट में लिख के दे रहा हूँ, आप भी लिखना है मेरे साथ साथ। ये सारी एसेट्स मार्केट वैल्यू पर आपको एक जगह लिख लेनी है। ये हो जाएगा आपका टोटल ऑफ एसेट। अगर आप इनकी टोटल करते हैं तो ये हो जाएगी टोटल एसेट्स। ये नेट एसेट हो गई आपकी। याद रहे इसमें फिक्टिशियस एसेट्स को लेना नहीं है। ठीक है सर, कैसा कहाँ लिखा हुआ है ये देखो, यहाँ मैंने बताया था आपको, ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पर कि अवॉइड फिक्टिशियस एसेट। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट शुड बी एलिमिनेट, है ना। तो फिक्टिशियस एसेट्स को हमको लेना नहीं है। उसके बाद हमें लिखना है लायबिलिटी, इसमें से लेस करनी है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती है, डिबेंचर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी लायबिलिटी है। बच्चे पूछेंगे सर लायबिलिटीज को कौन से वैल्यू पर लेना है, बुक वैल्यू पर लेना है कि मार्केट वैल्यू पर लेना है। ठीक है, तो लायबिलिटीज की पहली बात तो मार्केट वैल्यू बहुत रेयर केसेस में होती है, क्योंकि वो लायबिलिटी है, आपने कर्जा लिया हुआ है। ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने कर्जा लिया था 5 लाख रुपए का, आज उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है तो आपको 6 लाख वापस देने पड़ेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोच रहे अगर है ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल दो बेटा, कतई नालायक थॉट है वो।
ठीक है। जो भी चीज़ें पेएबल है यानी कि आपको देनी बाकी है या देना है आपको, ये सभी चीज़ आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है जी, ये हो गई आपकी लायबिलिटीज की टोटल। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा आपका अच्छा से सेटअप, आपका जो क्लास हो रहा है उसे और अट्रैक्टिवनेस से बनाने का मैं ट्राई करूंगा, ताकि आपको और समझने में आसानी हो। ये हो जाएगी हमारी टोटल नेट लायबिलिटीज। इसमें से और हमें माइनस करना है इफ इन केस अगर हमारे पास क्या रहता है, प्रेफरेंस कैपिटल या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ रहती है तो इसे आपको करना है लेस। ठीक है जी, इन दोनों चीज़ों को माइनस करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आएगा आपका अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। पॉइंट समझ में आया सबको? सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं एसेट्स को और इसको नंबरिंग कर देता हूं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, लाइबिलिटीज का है बी पॉइंट, जिसे करना है माइनस। प्रेफरेंस कैपिटल का भी बी पॉइंट है, सी पॉइंट। प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को भी करना है माइनस। ठीक है, और अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे आता है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। जो लास्ट में अमाउंट बचेगा वो हमारा हो जाएगा क्या, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? जी सर, चलिए लिख लीजिए फटाफट, सभी लोग ऐसे लिखेंगे। ये स्टेटमेंट हो गया आपका। फटाफट लिखना है, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। हो गया जी? जी सर, हो गया, डन। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्लास में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। सो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 5th सेमेस्टर वालों के लिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज़ स्किप ना करें, ठीक है। इसके आगे का पोर्शन जो है पढ़ाने का, मैं नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे
नेट एसेट मेथड का और यील्ड मेथड आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है क्या। यहाँ से ये वाली क्लास ही बस छोटी है, इसके बाद वाली सारी क्लासेस आपकी 1 से सवा घंटे की रहने वाली है, ठीक है, समझ में आया। जी हाँ, अब मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने जैसे कि क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बीकॉम 5th सेम में प्रैक्टिकल 3 सब्जेक्ट्स है, बहुत ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक आपका है टैक्सेशन, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स के 5 लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, जिसे आप डेमो कर सकते हैं। अब जो पर्सन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेमो दे रहा है वही व्यक्ति, मतलब मैं ही, आपको कॉस्ट अकाउंट और टैक्सेशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद आ रहा है या आपको मैंने पढ़ाया हुआ समझ रहा है तो आप जज करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट जो देख रहे हो अभी उतना ही काफ़ी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मैं कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन के भी कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल के डेमो दे दूँ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कल का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा आपका यूट्यूब पर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जाकर जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर आप क्लासेस को बाय करेंगे तभी ये क्लासेस आगे कंटिन्यू होंगी। नोट्स भी उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो बच्चे क्लासेस को परचेस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात मुझे ऐसी बतानी थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन के जो क्लासेस है ये क्लासेस आपको डायरेक्टली ऐप पर ही मिल जाएंगे, डायरेक्टली ऐप पर ही मिल जाएंगे, ओके। सो इसके लिए आप यूट्यूब पे इंतज़ार ना करें, यूट्यूब पे ऑलरेडी सॉरी ऐप पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, आज नहीं कल, या आप जिस जब भी वीडियो देख रहे हो, जो बच्चे रिसेंटली वीडियो देख रहे हैं वो 1 से 2 दिन बाद जाकर चेक कर लेना, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन का ऑलरेडी वहाँ पे सेक्शन बना हुआ मिलेगा, ओके। जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे 1 से 2 दिन बाद देखेंगे, और जो कभी लेट वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी बेटा ऐप पर ये जाके आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन डायरेक्टली आपको क्या करना है, जाके ज्वाइन करना है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा जो है चल रही है बैच, ये लाइव बैच चल रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ पोर्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो उसमें आपके जो क्लासेस है वो फटाफट अपलोडेड हो जाएंगे, एक चैप्टर 2 चैप्टर ऑलरेडी उसमें अपलोडेड रहेगा। जो पोर्शन 5th सेमेस्टर वालों के लिए न्यू आया हुआ है उसे मैं लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ। टैक्सेशन का भी वैसे ही है, टैक्सेशन का आपको पूरा का पूरा थियोरी और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल भी डायरेक्टली वहाँ पर मिल जाएगा। 100 बात की एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे YouTube पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स आ रहे हैं वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन के नहीं आएंगे, ठीक है। आपको अगर ये तीनों सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं तो आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइन करना है, ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी कि जब भी आप लेक्चर परचेस करेंगे या फिर क्लासेस ज्वाइन करेंगे वहाँ से आपको 4th मंथ का वैलिडिटी दिया जा रहा है, वहाँ से आपको दिया जा रहा है 4 मंथ का वैलिडिटी। जैसे आप देख रहे हो जुलाई महीना अभी चल रहा है, ये जुलाई ख़त्म ही हो गया, मान लो हम अगस्त महीना 1 अगस्त पकड़ लेते हैं, तो 1 अगस्त से आपको 4 महीने की वैलिडिटी दी जाएगी। तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है। यानी कि 30 नवंबर आप जब भी परचेस करोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी बच्चे ने अगर 1 अगस्त को ज्वाइन कर लिया तो वहाँ से 4 महीने यानी कि 30 नवंबर को आपका लास्ट डे होगा क्लास का, ठीक है। यानी कि आपकी वैलिडिटी 30 नवंबर तक है, ठीक है। अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम दिसंबर में चली जाती है, अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम दिसंबर में चली जाती है, इट इज़ गुड कि आपने अगर थोड़ा लेट बाय किया है, परचेस किया है, तो फिर आपके एग्ज़ाम तक के ही ये वैलिडिटी रहेगी, ठीक है क्या। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 मंथ की आपको वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद आपको ये लेक्चर्स वापस दोबारा रीवैलिड करके नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये 4 महीने की वैलिडिटी है, ये 4 महीने के अंदर आपको अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी है, बराबर है। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर ऑफलाइन भी क्लास रहता है तो कुछ एक ड्यूरेशन ही रहता है, उस ड्यूरेशन के बाद आपकी एग्जाम बाद में भी होगी तो वापस क्लासेस लिए नहीं जाते, ठीक है ना। जैसे कि टीचर्स बोल देते हैं कि 3 महीने की आपकी बैच रहेगी तो 3 महीने बाद बैच खत्म हो जाती है, बात समझ में आएगा। उसके बाद आपको घर पे ही सेल्फ स्टडी करना होता है, तो वैसा सेम टू सेम ये भी रहेगा, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट एक बताने वाली थी। दूसरी बात ऐसी
कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जो नोट्स है उसे पाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके पाने का प्रोसेस क्या है। जो बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे यानी कि बाय करेंगे, वो बच्चे मुझे जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर नीचे, इस नंबर पर हाय मैसेज करेंगे, साथ ही साथ आपने पेमेंट किया हुआ रिसिप्ट सेंड कर देंगे, और मैं उन बच्चों को टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं ट्राई करूंगा कि ऐप में ही आपको नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। जिन बच्चों को ऐप में ही नोट्स मिल रही है बहुत बढ़िया है, नहीं मिल रही तो ये वे रहेगा हमारा। बिल्कुल बात समझ में आएगी कि आपको? जी सर। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कोर्स कब खत्म हो जाएगा। कोर्स आपका नियर अबाउट यहाँ से 45 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। आपको जो वैलिडिटी दी जा रही है वो 4 महीने यानी कि 120 डेज की दी जा रही है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो 45 डेज या 50 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आए क्या? सो आप ये चिंता ना करें कि अभी तो 4 ही क्लास हुई है, 5 ही क्लास हुई है, तो मैं थोड़ा सा 1 महीने बाद परचेस करता हूँ, तो ये सारे टेंशन आप ना लीजिए। 45 टू 50 डेज के अंदर आपका सारा सिलेबस, सारे चैप्टर्स अपलोडेड होंगे। बराबर है क्या? सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्सेशन के भी, ठीक है। जिन बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है वो बच्चे कोई टेंशन ना ले, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। जिन बच्चों को टैक्सेशन नहीं है वो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप परचेस कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिर इनके क्लासेस अलग से लगानी होगी क्या? तो यस, इनके क्लासेस आपको अलग से लगानी है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको अलग से बाय करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अलग से बाय करना है, और टैक्सेशन अलग से बाय करना है, ठीक है। एक ही क्लास बाय करने के बाद ये तीनों एक्टिव होने वाले नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अपना सेक्शन और जो आपके सब्जेक्ट का नाम है आपका सेम है, आपका क्लास है, आप उसे बिल्कुल ढूंढ कर क्या करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस जी सर, समझ में तो आ रहा है सर। ओके डन। सो ये बातें मुझे बतानी थी आपको, जो इम्पोर्टेंट थी बताना, राइट। तो ये यहाँ पर आपकी क्लियरिटी हो गई होगी ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास हमारा जो रहेगा वो लास्ट क्लास रहेगा, विच इज लेक्चर 5, ठीक है। ये लास्ट क्लास है, यूट्यूब पर लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस मैं आपको यील्ड मेथड पढ़ा दूंगा, ठीक है। मतलब जैसे ही हम ऐप पर जाएंगे 6 लेक्चर से, तो आपको ऐप पे कंटिन्यू मिलने वाला है। तो इस लेक्चर से हम लोग, आपके पास नोट्स होनी चाहिए, और इस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, सो ये पार्ट बचा था पिछले क्लास का, जो मैंने आज रिकॉर्ड करके आपको भेज दिया, ठीक है। सो इतना आपने अच्छे से करके रखना है। नेट एसेट मेथड हमारी खत्म हो गई। नेट एसेट मेथड में हमने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमने जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है वो करना है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। और अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलती है, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। एसेट्स में से आपको क्या माइनस करना है, लायबिलिटीज माइनस करना है, और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, तो उसे भी माइनस करके जो बचेगा वो अमाउंट हमारा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होगा। बराबर है। आई होप कि ये पॉइंट यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में अभी तक हमने जितना पढ़ा उसकी सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अभी तक जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी तक थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग सा लग रहा हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब पहले आते बराबर ही हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब यू विल बी प्राउड, ठीक है ना। आपको बहुत बढ़िया प्राउड फील होगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा वो एकदम परफेक्ट पढ़ा है, और सारा नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की तभी मज़ा आएगा जब आप ये सारी बातें रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारी बातों को एक बार आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। सो आज की जो क्लास थी बची हुई पिछले क्लास से कनेक्टेड, वो यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो ठीक, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।